Okay, so today we are starting with a new chapter that is progressions in series. अच्छा, इसमें कौन कौन से टाइप के प्रोग्रेशंस आएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा जो 10th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा जो अभी हमने नहीं पढ़ा है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है. अच्छा, केवल पर्टिकुलरली यही नहीं, इनके मिक्स एंड मैच भी आ सकता है. मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन बन जाए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी कुछ प्रॉपर्टी रखता हो, तो उसको AGP बोल देते हैं. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यार प्रोग्रेशन और सीरीज़ का मतलब क्या है. तो कुछ पैटर्न में अगर कुछ टर्म्स रिपीट हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि द पैटर्न ऑफ द टर्म इज़ लाइक R/R² + 1. ठीक है. एंड R इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके n तक. तो मतलब पहली टर्म क्या होगी इस टाइप के जनरल एक्सप्रेशन की. इस टाइप की जनरल एक्सप्रेशन की पहली टर्म होगी R की जगह 0 रखना है. सो 0/0 + 1. दूसरा R=1 रखना है. सो 1/1² + 1. तीसरी टर्म होगी 2 रखना है R की जगह. 2/2² + 1. ऐसी इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म अगर लिखना है तो n/n² + 1. तो पहली टर्म हो गई इसकी 0. दूसरी टर्म हो गई इसकी 1/1 + 1 दैट इज़ 1/2. तीसरी टर्म हो गई 2/5 एंड सो ऑन. ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म हो गई n/n² + 1 ना. तो ये AP नहीं है. AP अगर होती तो कॉमन डिफरेंस सेम होता सबका. तो 1/2 - 0 यहाँ से 1/2 आ रहा है. 2/5 माइनस 1/2. 1/2 तो नहीं आ रहा है ना. 1/2 आ जाता तब बोलते तो AP हो जाती. तो मतलब ये समझो कि इस दुनिया का हर प्रोग्रेशन ज़रूरी नहीं है कि वो AP ही होगा. कुछ भी रैंडम पैटर्न में भी हो सकता है वो. ये बात समझ में आ रही है. तो 10th में तो हमने अपना डिस्कशन सीमित किया था केवल AP तक, लेकिन अब AP नहीं कुछ भी हो सकता है. तो हमें इस पे फोकस करना है कि इसकी rth टर्म को कैसे लिखें अपन. ठीक है. तो कुछ जनरल पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं जो पूरे चैप्टर के दौरान हम फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट में भी पहला पॉइंट कि nth टर्म is usually represented by स्मॉल tn और कैपिटल Tn. कहीं पे भी ऐसा लिख दिया तो इसका समझ जाओ वो nth टर्म की बात कर रहा है एक्सप्रेशन की. जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोर्थ टर्म लिखना है तो उसको कैसे लिख देंगे? T4 या T4. अच्छा, इसको CBSE के NCERT की किताब में हम ऐसे AN भी लिखते थे. तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है. AN का मतलब भी nth टर्म है. ठीक है. दूसरा पॉइंट इसी में कि अगर सम टू द nth टर्म पूछा है कि T1 + T2 + T3 ऐसे n तक पूछा है तो उसको सम ऑफ द nth टर्म टू सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स बोलते हैं. सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is usually denoted by Sn और स्मॉल sn. ठीक है. तो जैसे अगर किसी ने कहा S5 क्या है, तो ये पहली 5 टर्म का सम है, यानी कि T1 + T2 + T3 + T4 + T5. ठीक है. तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पहली 4 टर्म का सम हो गया. सो दैट इज़ S4 + T5. यानी कि हम T5 को रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं. S4 उस तरफ चला गया, इधर S5 था. सो S5 - S4 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज़ द फिफ्थ टर्म. तो ये जनरल एक्सप्रेशन भी है यहाँ पे. जनरल एक्सप्रेशन मतलब कि अगर हमें nth टर्म लिखना है किसी भी एक्सप्रेशन का तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम टू द फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम टू द फर्स्ट n-1 टर्म्स. तो इस तरीके से हम nth टर्म लिख सकते हैं सम के टर्म्स में. ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द nth टर्म. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है ना. तो एक एग्जांपल करते हैं इसके फॉर्म पे.
कि let for a series, just एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ, तो let for a series sum of first n terms is given by Sn is equals to n square minus 4n. Then find the 10th term. तो क्या है ये? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एस एन दिया हुआ है, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर सम टू द एन टर्म्स, ठीक है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि 10th टर्म बताओ, यानी कि क्या पूछा गया है? T10 पूछा गया है। तो T10 को अपन क्या लिख सकते हैं? सम टू द 10 टर्म्स माइनस सम टू द फर्स्ट 9 टर्म्स। सो S10 निकालना है, तो इसमें 10 रख देंगे तो S10 निकल के आएगा। सो इधर पे हमने S10 लिखा। सो S10 इज 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10। तो ये हुआ अपना 10 स्क्वायर इज 100 माइनस 40 यानी कि 60। सिमिलरली S9 वुड बी 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9। तो ये हुआ 9 9 81 माइनस 36। इसको सॉल्व किया तो एक में से 6 गया, बचा 5, और 7 में से 3 गया, बचा 4। सो 9th टर्म इज 45। सो व्हाट इज T10? T10 is S10 minus S9. S10 is 60 minus S9, that is 45. So the 10th term is 15. ये आंसर हो गया हमारा। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसमें हम समेशन ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। समेशन ऑपरेटर ऐसे है ये, ठीक है। तो ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो विद लिमिट्स और एक विदाउट लिमिट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सबसे पहले विदाउट लिमिट्स वाले देखते हैं अपन, कि कुछ लिमिट्स नहीं लगी हुई हैं, हमें जस्ट एक्सप्रेस करना है। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है समेशन ऑफ ए, है ना। ए के करस्पॉन्डिंग जितने ए टाइप के एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम। तो लेट्स से ए रिप्रेजेंट कर रहा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक साइड होगा ट्राइंगल का, दूसरा साइड होगा और तीसरा साइड होगा। सो ए बी सी रिप्रेजेंट्स साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो समेशन ए क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये बात समझ में आई? मतलब समेशन ए का मतलब कि ए जैसी सारी चीज़ों का सम। ए जैसी सारी चीज़ कौन है? एक तो ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। सो सिमिलरली अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ समेशन ऑफ ए बी, क्या होगा सिमिलर सिचुएशन में? तो यानी कि ए बी जैसी सारी टर्म्स लिखनी है हमें समेशन के फॉर्म में। तो पहली टर्म आ जाएगी ए बी, फिर दूसरी टर्म आ जाएगी साइक्लिक ऑर्डर में बी सी, और तीसरी टर्म आ जाएगी साइक्लिक ऑर्डर में सी ए। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, कोई बोले कि अच्छा बताओ समेशन ऑफ ए बी सी बताओ। तो ए बी सी का समेशन बताएंगे तो अब तो एक ही ऑर्डर ए बी सी में अब सब कुछ आ गया। दूसरी टर्म लिखने जाएंगे तो ए की जगह बी लिखें, सी की जगह बी की जगह सी लिखें और सी की जगह ए लिखें, तब तो ये यही बन गया। तो कुछ अलग ही नहीं हुआ ये। तो इसका मतलब इसमें तो एक ही चीज़ आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पूछे समेशन ऑफ ए माइनस बी बताओ, तो ए माइनस बी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस सी माइनस ए। साइक्लिक ऑर्डर में तीनों के लिख दिए यहाँ पे जो जो पॉसिबिलिटी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल में ए माइनस बी का समेशन लिखा हुआ है तो वो ज़ीरो आएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। सिमिलरली एक और, अगर कोई बोले समेशन ऑफ ए इंटू बी माइनस सी लिखो, तो पहली चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे, पहली चीज़ आएगी ए इंटू बी माइनस सी, प्लस दूसरी चीज़ आएगी बी इंटू सी माइनस ए, और तीसरी चीज़ आएगी सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको भी जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। सो बी सी से बी सी गया, ए सी से ए सी गया, ए बी से ए बी गया, तो ये हो गया 0। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लिया जाए कि ए बी सी डी आर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के साइड है ये, क्वाड्रिलेटरल। तो अब ये सारी चीज़ें फिर से लिखते हैं, है ना। तो तुम बताना कि समेशन ए क्या होगा। समेशन ए होगा अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि अब ए जैसी 4 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा समेशन ए बी, तो अब पहला ऑर्डर लिखेंगे ए बी, फिर प्लस बी सी, फिर प्लस सी डी प्लस डी ए, तो समेशन ए बी ये हो जाएगा। तीसरा अगर कोई पूछे बताओ समेशन ए बी सी, तो अब पहले ए बी सी, दूसरी टर्म लिखने जाएंगे तो हो जाएगा बी सी डी, तीसरी टर्म लिखने जाएंगे हो जाएगा सी डी ए, फिर चौथी टर्म लिखने जाएंगे तो हो जाएगा डी ए सी। ठीक है, डी ए बी, तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे। देखो चारों यूनिक है। इसके बाद अगर फिर से साइक्लिक लगा के करना चाहेंगे तो आएगा ए बी सी, जो कि ये फिर से हो गया, तो रिपीटेड नहीं लिखना है। ये हो गया समेशन ए बी सी। फिर अगर इसी में कोई पूछे बताओ समेशन ए माइनस बी, सो समेशन ए माइनस बी विल बी ए माइनस बी पहली टर्म प्लस बी माइनस सी दूसरी टर्म प्लस सी माइनस डी तीसरी टर्म प्लस डी माइनस ए चौथी टर्म प्लस ए माइनस बी करने जाएंगे तो रिपीट हो जाएगा वो, तो डी माइनस ए पे ही रुक गए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ए माइनस ए गया, माइनस बी गया, माइनस सी गया, माइनस डी प्लस डी गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी ये 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें अगर ये वाला समेशन ऑफ ए बी माइनस सी, समेशन ऑफ ए बी माइनस सी, तो ये होगा ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस सी इंटू डी माइनस ए प्लस डी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करें अगर तो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस सी डी माइनस ए सी प्लस ए डी माइनस बी डी, तो देखो कैंसिल हो रहा है क्या, ए बी का जोड़ीदार ए बी का जोड़ीदार नहीं मिला, सारे 2 हो जाएंगे, मतलब 2 हो गया 2। ए बी का जोड़ीदार कैसे नहीं मिला, क्योंकि बी के साथ क्या ए नहीं आ रहा। ए बी सी डी नहीं मिला तो नहीं मिला। ए सी का जोड़ीदार मिला क्या, ए सी का जोड़ीदार डबल हो गया, सो -2 ए सी, -2 ए सी। बी सी का जोड़ीदार नहीं है तो बी सी तो एज इट इज़ लिख दो, ए बी एज इट इज़ प्लस बी सी एज इट इज़। फिर ये सब हो गया, माइनस बी डी विल बिकम -2 बी डी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो कुल मिला के समझ गए कि समेशन विदाउट लिमिट्स का क्या मतलब है। अब अगर आ जाते हैं अपन विद लिमिट्स की बात करने, तो क्या होगा, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे लिखा हुआ है, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 5 एफ ऑफ आर
इसका मतलब r का काउंटर 1 से शुरू होगा और चलते चलते 5 पर रुकेगा। तो पहली टर्म क्या होगी इसकी, f ऑफ 1, दूसरी टर्म क्या होगी, f ऑफ 2, तीसरी टर्म क्या होगी, f ऑफ 3, चौथी टर्म क्या होगी, f ऑफ 4, और पांचवी टर्म हो जाएगी f ऑफ 5। तो इस चीज़ का मतलब ये है, ठीक है। 5 पे जाके रुक गया क्योंकि समेशन वेरिएबल जो है वो 1 से लेके 5 तक है। दिस आर लिमिट इज कॉल्ड summation, this r is called summation variable and this 1 से 5 is called summation variable की limit। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले क्या आएगा, i 1 से शुरू हो रहा है, सो 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा, i की जगह 2, तो दिस इज i की जगह 1, फिर i की जगह 2 आएगा, सो 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, फिर i की जगह 3 आएगा, ये i की जगह 2 हो गया, सो 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, यहाँ पे हमने i की जगह 3 रख दिया। तो ये जो है एक्सपेंशन इसका इस तरीके से खुल गया। तो अगर कंप्यूट करना है तो कंप्यूट भी कर सकते हैं। सो 1 अपॉन 3 हो गया ये पहली टर्म, दूसरी टर्म 4 अपॉन 4 हो गया यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पे 9 अपॉन 5 हो गया, 9 अपॉन 5। इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया 15, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 9 3 27। सो इनको ऐड करेंगे, 27 5 प्लस 15 इज़ 20, 20 प्लस 27 इज़ 47/15। तो मतलब इस चीज़ की वैल्यू, ये जो लिखी हुई है ये चीज़, इस चीज़ की वैल्यू है 47/15, ठीक है। ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे विदाउट लिमिट्स में तो वो एक एक्सपेंशन, एक क्या बोलें, एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा था ए बी सी वेरिएबल में, लेकिन अगर लिमिट्स आ गई तो ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई इतनी यहाँ तक? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे और तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेशन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि समेशन अगर दो अलग अलग टर्म्स का लिखा हुआ है, एफ आर प्लस जी ऑफ आर ऐसे बोल दो कुछ, तो समेशन को तोड़ा जा सकता है, यानी कि समेशन ऑफ एफ आर प्लस समेशन ऑफ जी आर, है ना। ये समेशन कलेक्टिवली लिखा हुआ था और ये समेशन हमने इंडिविजुअल तोड़ के लिख दिया। तो सम में ब्रेक हो सकता है, ये सम में ब्रेक हो सकता है, यानी कि क्या कहें, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन समेशन, ऐसा कहें, दिस समेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी कैसे लिखा हुआ है, मान लो समेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ आर, तो इस कांस्टेंट को इस समेशन ऑपरेटर से बाहर लाया जा सकता है। सो दिस इज के इंटू समेशन ऑफ एफ आर, ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर सी ऐसे लिखा हुआ, अगर समेशन ऑफ के और लिमिट्स लगी हुई हैं आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी के थ्रू इस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है समेशन ऑपरेटर से। तो समेशन के अंदर क्या बचा, समेशन के अंदर 1 बचा, है ना। कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, समेशन ऑफ 1 फ्रॉम 1 से लेके n तक, यानी कि ये वाली चीज़ तो पहली टर्म भी 1 है, दूसरी टर्म भी 1 है, तीसरी टर्म भी 1 है। कहाँ से ले कहाँ तक, 1 से लेके n तक, बस कितने बार है ये, n टाइम्स है ये। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, इस चीज़ की वैल्यू होगी 1 + 1 + 1 n टाइम्स इज नथिंग बट n। सो दिस कैन बी रिटर्न एज n। तो ये ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा, k × n, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है
कि समेशन के लिखा हुआ है आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, सो वो के इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। बताओ समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 10 तक इंटू 5, मतलब समेशन ऑफ 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब 5 को उठा के बाहर फेंका जा सकता है। और समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 10 है, और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। इसका मतलब 1 काउंट होता रहेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक? अब काउंटर देखो यहाँ कहाँ से शुरू है, 0 से लेके 10 तक। 0 से लेके 10 तक शुरू करो अपनी उंगलियों पे गिनना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर 1 से लेके 10 तक गिनते तो 10 टर्म्स होती, लेकिन अब 0 से लेके 10 तक गिन रहे हो तो कितनी टर्म्स होंगी? 11। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या होगी? इस चीज़ की वैल्यू होगी 11। सो 5 इंटू 11 दैट इज़ 55। ये बात समझ में आ रहा है ना कि आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके अगर 10 तक है तो ये यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे 11 टर्म्स हैं, इसलिए 11 लिखा। जैसे अगर मान लो सपोज कोई ऐसे बोल दे समेशन आर इज इक्वल्स टू 5 से लेके 10 और यहाँ पे 1 है, तो अब कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? गिन लो, 5 6 7 8 9 10, 6 टर्म्स हैं 5 से लेके 10 तक, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 6। तो हमेशा हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखना है और फिर उसके हिसाब से जजमेंट करना है कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई अपनी सी तीसरी प्रॉपर्टी। अब डी पे आ जाओ कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है समेशन ऑफ के प्लस एफ ऑफ आर। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं करना, ये तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट प्लस सम फंक्शन लिखा हुआ है तब उठा के अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे, है ना। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू समेशन ऑफ के प्लस समेशन ऑफ एफ आर। इसको इंडिविजुअली ही सॉल्व करना, ये प्रोडक्ट में नहीं है ना। ऊपर वाली सिचुएशन में एफ ऑफ आर के प्रोडक्ट में था ये, तो प्रोडक्ट में ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर सम में लिखा हो तब ऐसे नहीं हो सकता, तब तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? फिर इसको एक मिनट, ये सही तो लिखा है, मतलब इसको के नहीं लिख सकते, ये बात समझना। इसको मेयरली के नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ के। एक्चुअली मैंने लिखा सही था, बोला गलत था। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये समेशन में, इस पे और इस पे। ठीक है, लेकिन के को उठा के ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते, दिस इज़ नॉट लाइक दिस, है ना। के को ऐसे उठा के बाहर नहीं फेंक सकते, समेशन में ओपन होगा ये। तो समेशन ऑफ के प्लस समेशन ऑफ एफ आर, ये सही लिखा हुआ है। अब समेशन ऑफ के की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ के की वैल्यू होगी के इंटू एन, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, और समेशन ऑफ एफ आर। दिस इज़ द राइट मेथड टू ओपन इट। ठीक है, फिर ई पे आ जाते हैं। ई पे मान लो समेशन दो चीज़ों का प्रोडक्ट में दिया हुआ है, एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर। तो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते समेशन को। दिस कैन नॉट बी रिटर्न एज एफ ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ जी ऑफ आर, ऐसे नहीं लिख सकते इसे। तो क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि समेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इन प्रोडक्ट, जबकि एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव था, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। अच्छा, कैसे मन को फील लाने के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लो सपोज हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 एफ ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ आर। तो मान लो कि अगर हमने इसको प्रोडक्ट में खोल देते ऐसे, तो ये वाली चीज़ क्या होती? समेशन ऑफ एफ ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ जी ऑफ आर। तो अभी इक्वल टू है कि नहीं ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहली टर्म क्या आ जाती है? यहाँ आर इज इक्वल्स टू 1 से 3 है, यहाँ पे भी आर इज इक्वल्स टू 1 से 3 है, तो पहली टर्म आ जाती है यहाँ पे एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आती है? जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 3। ठीक है, अब ये स्पेकुलेशन है कि ये सही होता है कि नहीं। असलियत में क्या है? ये असलियत में है कि पहले एफ़ की जगह भी 1 आ जाए, जी की जगह भी 1 आ जाए, प्लस
एफ़ की जगह 2 आ जाए, जी की जगह 2 आ जाए, प्लस एफ़ की जगह 3 आ जाए, जी की जगह 3 आ जाए, मतलब कि दिस इज़ नथिंग बट एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 जी ऑफ 3। तो देखो ये और ये क्या बराबर है? नहीं, क्योंकि तुम जब ओपन करोगे तो F1 इंटू जी वन बनेगा, F1 इंटू जी टू बनेगा, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ भी 3 टर्म्स हैं, तो टोटल 9 टर्म्स बन के आएंगी, लेकिन यहाँ तो 3 ही टर्म्स हैं, तो क्लियरली दीज आर नॉट इक्वल। तो ये देखो हम वेरीफाई करके ही बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो है F प्रॉपर्टी। So I hope everyone is watching closely, and now we move on to the next property of summation, which is very important. तो जो लोग बच्चे 12th पढ़ चुके होंगे उनके लिए बहुत ही easy और बहुत ही obvious होगी, लेकिन क्योंकि हम अभी पहली बार पढ़ रहे हैं हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लो सपोज़ एक मैंने समेशन लिखा है लिमिट्स में r इज इक्वल्स टू a से लेके b, r इज इक्वल्स टू a से लेके b f of r। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन r इज इक्वल्स टू a से लेके b, लिमिट्स एकदम सेम है, ठीक है, r इज इक्वल्स टू a से लेके b, यहाँ पे भी a से लेके b। अब फंक्शन में कुछ चेंज होने वाला है। फंक्शन में क्या चेंज होने वाला है? r की जगह हमें रिप्लेस करना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस r से, सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस r। सो f ऑफ r इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस b माइनस r। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही ऑब्वियस है, हम इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे इसका। तो शब्दों में लिखा जाए अगर, तो दैट इज़ समेशन वेरिएबल, दैट इज़ आर, समेशन वेरिएबल दैट इज़ आर कैन बी रिप्लेस्ड with upper limit plus lower limit minus summation variable तो कहने का मतलब अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है b प्लस a माइनस r से रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ r की जगह। ठीक है, अच्छा कैसे आ गया ये, इसको देख लेते हैं। तो मान लो सपोज ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपना राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड को जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो ये अपन यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन देख रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब एक्सपेंड किया तो पहली टर्म क्या आएगी? एफ ऑफ ए। ठीक है भाई, दूसरी टर्म क्या आएगी? एफ ऑफ ए प्लस वन। ठीक है भाई, कहाँ तक जाना है? चलते चलते ऐसे एफ ऑफ बी तक जाना है। सो जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगी? एफ ऑफ बी माइनस वन, और सेकेंड लास्ट टर्म एफ ऑफ बी माइनस वन, और लास्ट टर्म आ जाएगी एफ ऑफ बी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में पहली टर्म क्या है? ए प्लस बी माइनस ए, क्योंकि आर की जगह पहले क्या रखना है? ए। सो फर्स्ट टर्म इज ए प्लस बी माइनस ए। ए प्लस बी माइनस ए क्या होता है? ए होता है, सॉरी ए प्लस बी माइनस ए बी होता है। सो फर्स्ट टर्म इज एफ ऑफ बी। ठीक है, दूसरे में अच्छा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? पहले लिख रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, और आर की जगह ए लिख रहे हैं। दूसरे में क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस वन। ठीक है, तीसरे में क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस टू। ऐसे चलते चलते काउंटर कहाँ तक पहुँचाना है हमें? काउंटर पहुँचाना है हमें बी तक। सो चलते चलते जो सेकेंड लास्ट टर्म होगी वो होगी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर लिखना है यहाँ पे। सो सेकेंड लास्ट टर्म में लिखेंगे अपन बी माइनस वन, और लास्ट टर्म में क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, आर की जगह लास्ट टर्म विल बी बी। तो अब इस पर फोकस करो, इसको हमने किस तरीके से लिख लिया? दिस विल बी, ए में से ए चला जाएगा तो एफ ऑफ बी बचेगा। तो दिस इज एफ ऑफ बी।
यहाँ पे a में से a चला जाएगा लेकिन -1 बचेगा, सो f ऑफ b -1। ऐसे चलते चलते सेकेंड लास्ट टर्म में क्या बचेगा, सेकेंड लास्ट टर्म में से b कट जाएगा, a -1 बचेगा, सो दिस विल बी f ऑफ a माइनस माइनस प्लस, सो a +1 बचेगा। फिर लास्ट टर्म में b में से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, f ऑफ a। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को देखो, क्या है ये f ऑफ a, तो राइट हैंड साइड में उल्टे से शुरू करते हुए f ऑफ a लिखा हुआ है, फिर f ऑफ a +1 लिखा हुआ है, तो इसमें अगली टर्म a +1 है। फिर चलते चलते यहाँ पे f ऑफ b -1 पहुँचे, इसमें सेकेंड टर्म b -1 हो गई। इसमें f ऑफ b में पहुँचे तो इसमें पहली टर्म f ऑफ b हो गई। यानी कि अगर ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है तो ये चीज़ उल्टे ऑर्डर में लिखी हुई है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बस ऑर्डर अलग है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। सो आर यू वॉचिंग क्लोजली, ये क्या समझ में आ गया तुम्हें? तो कुल मिला के हमें ये एक्सप्रेशन याद रखना है कि अगर लिमिट्स में समेशन a से b दिया हुआ है और यहाँ पे समेशन वेरिएबल f ऑफ r दिया हुआ है, सो लिमिट्स वही एग्जैक्टली जो इसकी लिमिट है वही रखना है, लिमिट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है, बस इस समेशन वेरिएबल r की जगह हमें a + b - r रख देना है। ठीक है, सो दिस इज़ अवर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये हमेशा याद रखना है हमें। तो इसको अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन हेयर, सो फॉलो इट। क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं इसे। सो r इज इक्वल्स टू 0 से लेके r इज इक्वल्स टू 9 समेशन r² अपॉन r² प्लस 9 - r का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस समेशन। ठीक है, तो देखो अगर इसको एक्सपेंड करने के लिए हम जाएं तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, यूज़ तो अपन ऊपर वाली आइडेंटिटी ही करेंगे। तो पहली टर्म क्या बचेगी, क्या बनेगी, जब r 0 है तो दिस विल बी 0, सो 0² इज़ 0। दूसरी टर्म क्या बनेगी, r 1 हो जाएगा, तो 1² अपॉन 1² प्लस 8 माइनस 1² दैट 9 - 1² दैट इज़ 8²। दूसरी टर्म क्या बनेगी, 1² अपॉन 2 आ जाएगा, 2² अपॉन 2² प्लस 9 - 2 दैट इज़ 7²। ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म क्या बनेगी, जब 9 हो जाएगा r, इट विल बी 9² अपॉन r² कितना है, r² विल बी 9² प्लस 9 - 9 का होल स्क्वायर दैट इज़ 0²। तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू लिया, सॉल्यूशन में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि अगर हमने वो वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, r को रिप्लेस किया a + b - r से, तो ये सेम समेशन क्या बनेगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 9, लिमिट्स तो सेम रहेंगी, बस अब जहाँ जहाँ r है वहाँ पे a + b - r लाना है। सो a + b - r क्या है, a है 0 एंड b है 9, सो a + b इज़ 9, सो r की जगह क्या लिखना है, 9 - r। तो हमें r की जगह 9 - r लिखना है, सो 9 - r का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे r है तो ये 9 - r का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस, अब इस r की जगह 9 - r लिखना है, सो 9 - r और उसका भी होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, समेशन 9 - r का होल स्क्वायर, 9 - r का होल स्क्वायर अपॉन 9 - r का होल स्क्वायर, 9 - r का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली चीज़ 9 से 9 गया और -r प्लस r, सो दिस विल बी नथिंग बट r²। r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 9। तो अब एक गौर करने वाली बात है कि हमने जो प्रॉपर्टी लगाई तो उसका डिनोमिनेटर वही का वही बन गया, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, इस चीज़ को इस चीज़ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। सो इफ़ वी ऐड दिस इज़ ऑल्सो s, इसको s बोल देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो s एंड दिस इज़ ऑल्सो s। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम s + s दैट इज़ 2s एंड राइट हैंड साइड विल बिकम समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेके 9
पहली टर्म का राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर का होल स्क्वायर, सो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर का होल स्क्वायर। और दूसरे से ये क्या आ जाएगा, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब समेशन की देखो प्रॉपर्टी क्या झलक रही है यहाँ पे, ऑपरेटर एकदम सेम लिमिट्स में ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे भी आर इज इक्वल्स टू 0 से 9 है और यहाँ पे भी आर इज इक्वल्स टू 0 से 9 है। तो इन ऑपरेशन को अपन क्लब कर सकते हैं, है ना। तो ऑपरेशन इज क्लब्ड, आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके 9। अगर लिमिट्स कुछ और होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 होता, फिर क्लब नहीं कर पाते, है ना। तो लिमिट सेम होनी चाहिए क्लबिंग के लिए, तो क्लब कर दिया। तो जैसे ही क्लब किया तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर को सेम लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर यहाँ से आर स्क्वायर आया और नेक्स्ट से 9 माइनस आर स्क्वायर आया। तो देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर एकदम सेम बन गए, तो एक दूसरे से कट गए। सो दिस इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 से लेके n 1। अब 1 कितनी बार, सॉरी 0 से लेके n, दिस इज नॉट 1 से n, 0 से लेके n। तो अब 1 कितनी बार जोड़ना है, 0 से लेके n तक। तो पहले 1 0 जब रखेंगे r को तब 1 आएगा, जब 1 रखेंगे r को तब 1 आएगा, जब r को 2 रखेंगे तब 1 आएगा, ऐसे चलते चलते r को 9 रखेंगे तब 1 आएगा। ठीक है, तो कितनी टर्म्स हो गई 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। सो इनका समेशन कितना आ जाएगा 10। तो वो किसके बराबर है, वो है 2s के बराबर। सो 2s कम्स आउट टू बी 10, सो s इज इक्वल्स टू 5। तो ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? हाँ सर, आगे पर एक डाउट है हाँ बताओ। सर। ये जो अपन ने एस को लेट किया था, ये एस लिया कैसे था? s जो हमने फाइंड करना था, किस चीज़ को फाइंड करना था, इसी चीज़ को फाइंड करना था। पूरे समेशन के ऑपरेटर के अंदर जो भी चीज़ थी उसी को s बोल दिया था, है ना। अपना आंसर ही s था और s को मैनिपुलेट करके ये भी लिख दिया, तो दोनों को ऐड किया, इस वजह से 2s आ गया। और ऐड करके ये पैटर्न बन गया इजी, तो s की वैल्यू 5 आ गई। तो समझ पा रहे हो तुम कि इसको अपन सॉल्व करने जाते अगर जो रियल एक्सपेंशन था, तो ये तो कुछ बहुत ही अजीब व गरीब आ रहा था, लेकिन हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके s की वैल्यू आसानी से 5 निकाल दी। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। कम ऑन सर नोट करना है नवींद्र। सो वी हैव सेकंड क्वेश्चन हियर विच इज s फाइंड करना है। s की वैल्यू है समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस 1 इंटू साइन आर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, अगर इसमें हम प्रॉपर्टी लगाने जाएं, बहुत गौर से देखना, कौन सी प्रॉपर्टी, कि a प्लस बी माइनस एन लिखना है। सो a प्लस बी माइनस एन लिखना है किसकी जगह, r की जगह। a प्लस बी माइनस आर लिखना है, सॉरी, क्योंकि r है यहाँ पे वेरिएबल ऑपरेटर, r 0 से लेके 1 तक चल रहा है। सो a प्लस बी क्या होगा, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज n माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, तो लिखेंगे 0 प्लस n माइनस 1 माइनस आर, तो क्या बन के आएगा, n माइनस आर माइनस 1 बन के आएगा। ठीक है, तो अगर ये माइनस 1 नहीं आता, सोचो अच्छे से कि अगर ये माइनस 1 नहीं आता तो ये r रिप्लेस होता n माइनस आर से, और ये रिप्लेस होता n माइनस आर, सॉरी ये 1 नहीं है यहाँ पे, ये r है, इसको रिप्लेस करो r से, अदरवाइज क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। सो ये रिप्लेस होता n माइनस, और r की जगह लिखते n माइनस आर। अगर ये 1 नहीं होता तो इसका मतलब
इंटू एक्स। तो ये वाली चीज़ क्या बन जाती है, ये वाली चीज़ बन जाती है एन माइनस आर इंटू एक्स, और ये वाली चीज़ एन से एन कटता और ये आर एक्स हो जाता, सो आर एक्स। तो फाइनली यहाँ पे आर एक्स था साइन के साथ, यहाँ कॉस में आर एक्स आ जाता। सिमिलरली एन माइनस आर इंटू एक्स कॉस में था, यहाँ साइन में आ जाता। तो एक हम फॉर्मूला बना देते, कौन सा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा वाला। लेकिन ये 1 होने की वजह से दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो एक काम करते हैं, 1 कब आता है यहाँ पे, जब ये ऑपरेटर 1 से शुरू होता। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ऑपरेटर को 1 से शुरू कर लिया, मतलब 0 वाले को अलग से लिख लिया। सो एस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 0 लिखा सबसे पहले। सो आर 0 रखा तो क्या आएगा, साइन ऑफ 0 इंटू कॉस ऑफ एन माइनस 0 इंटू एक्स, साइन इंटू 0x कॉस एन माइनस 0 इंटू एक्स, प्लस समेशन से हमने आर इज इक्वल्स टू 0 हटा दिया है। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 1 से शुरू हो जाएगा, कहाँ तक, एन माइनस 1 तक। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर जो है सो है साइन आर एक्स इंटू कॉस एन माइनस आर इंटू एक्स, ये बन जाएगा। तो कोइंसिडेंटली साइन 0 इंटू एक्स विल बी साइन 0। तो ये कुछ भी हो, एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, एन की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ये 0 ही होगा। तो मतलब कुल मिला के समेशन हमारा इसी फॉर्म का आ गया है। तो बहुत बढ़िया, आर इज इक्वल्स टू 1 से शुरू कर लो काउंटर, चाहे आर इज इक्वल्स टू 0 से शुरू कर लो, सम की वैल्यू वही आनी है। तो अब इस पे गौर करते हैं। अब अपना क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है इस फॉर्म में कि दिस इज अवर एस। सो एस इज इक्वल्स टू समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन माइनस 1 साइन आर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एन माइनस आर इंटू एक्स। ठीक है, अब वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि लिमिट्स को जो वेरिएबल आर है ऑपरेशनल वेरिएबल, उसको रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी माइनस आर से। तो ए कितना है, ए है 1, बी कितना है एन माइनस 1, सो 1 प्लस एन माइनस 1 माइनस आर, तो 1 से 1 कट गया। इसका मतलब आर को किससे रिप्लेस करना है, एन माइनस 1 से। सो एन माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तब भी समेशन वही रहेगा। सो समेशन इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन माइनस 1। यहाँ पे साइन आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे, सॉरी एन माइनस 1 नहीं, एन माइनस आर। सो एन माइनस आर लिखेंगे, एन माइनस आर इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस यहाँ पे एन माइनस आर। सो एन माइनस आर की जगह क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे एन माइनस आर इंटू एक्स। तो ये लगा दिया हमने रूल, प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टेप में आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन माइनस 1 साइन ऑफ एन माइनस आर इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन से एन कट गया, माइनस आर प्लस आर, सो इट विल बी आर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। तो गौर से देखो, समेशन जो है ऑपरेटर, उसकी लिमिट्स दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे भी 1 से लेके एन माइनस 1 तक, यहाँ पे भी 1 से लेके एन माइनस 1 तक, तो दोनों को ही समेशन के अंदर लिख सकते हैं। सो 2s विल बी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन, 1 प्लस 2 लगा रहे हैं। सो 2s विल बी समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा, साइन आर एक्स इंटू कॉस एन माइनस आर इंटू एक्स, एन माइनस आर इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे साइन एन माइनस आर इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम जानते हैं, क्या ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आर एक्स आएगा, इट्स नॉट एक्स, इट इज़ आर एक्स। सो दिस इज आर एक्स। तो जब हम इसको क्लब करेंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला, क्या होता है ये, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। सो आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन माइनस 1 साइन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज ए इज आर एक्स, सो आर एक्स, एंड बी इज एन माइनस आर इंटू एक्स। जब इसको ओपन करेंगे तो आर एक्स माइनस में आ जाएगा और यहाँ भी आर एक्स है, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल एन एक्स। ठीक है, सो दिस विल बी समेशन ऑफ आर 1 से लेके एन माइनस 1 समेशन ऑफ साइन
एन एक्स, ठीक है। तो दिस इज आवर 2s। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर 1 से लेके n-1 तक है, तो ये तो आर से मुक्त हो गया, यहाँ पे तो आर का कुछ है ही नहीं। सो मतलब दिस इज़ अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसको बाहर निकाला तो क्या आया यहाँ पे, साइन एन एक्स और समेशन 1 आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n-1। अब समेशन 1 से लेके n-1 कितनी टर्म्स है, 1 से लेके n-1 तक, तो काउंट करोगे अगर तो पाओगे कि n-1 टर्म्स है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी n-1। सो फाइनली what we have reduced to 2s is equals to n-1 into sine of nx. So s की वैल्यू क्या हो गई फाइनली, s is equals to n-1/2, ये वाला 2 इधर आ गया, into sin nx, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो लेट मी नो कहाँ तक समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। टोटल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो नवींद्र? सर जो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन लिख रहे थे वो खत्म हो गई। हाँ वो ख़त्म हो गई, मतलब समेशन वाली प्रॉपर्टी थी थर्ड, अब आ रहे हैं अपन प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ फोर्थ। तो जैसे सीरीज़ में समेशन लिखते हैं तो अपन ऐसा समेशन जैसा साइन बना के सम कर देते हैं उन सब जिन भी पैटर्न में लिखे हुए नंबर, तो ऐसे ही प्रोडक्ट का भी एक साइन होता है, दैट इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी, और वो सिंबल होता है पाई जैसा दिखता है वो सिंबल, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें भी विदाउट लिमिट्स हो सकता है ये, या विद लिमिट्स हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विदाउट लिमिट्स का क्या मतलब है। तो वही सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल है, मतलब ए बी सी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर ऐसे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ए, इसका मतलब ए इंटू बी इंटू सी, ये चीज़ लिखी हुई है ना। ए जैसी चीज़ों का प्रोडक्ट करना है, ए जैसी चीज़ कौन कौन है, ए भी ए जैसी चीज़ है, बी भी बी जैसी चीज़ है, और सी भी ए जैसी चीज़। तो अब ए जैसी मतलब कि साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। सिमिलरली अगर कोई ऐसा बोले बताओ प्रोडक्ट ए बी, यानी कि पहली टर्म आएगी ए बी मल्टीप्लाइड बाय दूसरी टर्म आएगी बी सी मल्टीप्लाइड बाय तीसरी टर्म आएगी सी ए। तो ए भी दो बार आ गया, बी भी दो बार आ गया, और सी भी दो बार आ गया। सो दिस इज नथिंग बट ए बी सी का होल स्क्वायर। तीसरा, अगर कोई कहे कि बताओ प्रोडक्ट ए बाय बी, तो पहले क्या आएगा, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है ना, तो पहले आएगा ए बाय बी मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा आएगा बी बाय सी मल्टीप्लाइड बाय, तीसरा आएगा सी बाय मल्टीप्लाइड बाय। चौथे लिखने जाएंगे हम तो फिर वो ए बाय बी ही आ जाएगा, मतलब रिपीट हो जाएगा, मतलब कि यहीं रुक जाओ। तो यहाँ ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो दिस इज नथिंग बट 1। सिमिलरली प्रोडक्ट अगर कोई पूछे ए स्क्वायर बताओ, तो इसका मतलब पहला टर्म है ए स्क्वायर, दूसरा टर्म है बी स्क्वायर, तीसरा टर्म है सी स्क्वायर। सो प्रोडक्ट ये और ये बराबर आ गए ए बी सी का होल स्क्वायर, दिस टू आर इक्वल। ठीक है। फिफ्थ, अगर कोई बोले बताओ के इंटू ए प्रोडक्ट में लिखना है, तो दैट मीन्स पहली टर्म आएगी के ए। अच्छा, इसमें अब के को बाहर नहीं फेंकेंगे, है ना, क्यों वो देखो समझ में आए, तो यहाँ पे बाहर नहीं फेंकेंगे। सो के इंटू ए पहली टर्म, दूसरी टर्म के इंटू बी, और तीसरी टर्म के इंटू सी। सो ये के इंटू के इंटू के क्यूब बन गया, और फिर ए बी सी आ गया। तो यहाँ पे बाहर लेंगे इसको, है ना, ना कि मतलब बाहर नहीं लेंगे इसको और ऐसे ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि के अकेला नहीं बचा, बाहर एक्चुअली में के क्यूब आया। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं विद लिमिट्स।
विद लिमिट्स अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट लिमिट्स इज़ फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n और एफ ऑफ आर दिया हुआ है. सो दिस इज़ नथिंग बट पहले आएगा एफ ऑफ 1, फिर आएगा एफ ऑफ 2, फिर आएगा एफ ऑफ 3 और ये सब मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे. कहाँ तक? आखिरी लिमिट तक. सो एफ ऑफ n. सो दिस इज़ द एक्सपेंशन. अब तुम समझ गए हो इस चीज़ को. तो अब फटाफट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट लिख लेते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. सो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ आर इंटू जी ऑफ आर. सो वी कैन राइट इट प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ आर. मतलब पाई इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन प्रोडक्ट. सम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये चीज़ देखेंगे अपन आगे चल के. अभी तो उसको लिख ही लेते हैं. तो लेट्स से ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था. तो दूसरे पॉइंट में बोला जा रहा है कि अगर प्रोडक्ट में ना होके ये सम में हो जाए, एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, पाई ऑफ एफ ऑफ आर प्लस पाई ऑफ जी ऑफ आर. तो जवाब है नहीं लिख सकते, है ना. क्या याद रखना है कि पाई इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इन प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, तो ताकि हमें कलेजे को ठंडक मिल जाए. तो लेट्स से हमने पाई, सर ये नहीं होगा ना, क्या ये बोल तो रहे हो, समेशन है. क्या बोल रहे हो नवीन, एक बार फिर से. ये प्रोडक्ट कैसे हुआ, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोडक्ट, क्योंकि ऊपर का है सॉरी, प्रोडक्ट में हाँ लेकिन सॉरी नीचे. सॉरी, गलत 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 लिखा. नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन. एडिशन में नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना. एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों में ही नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव है. तो गलती से फ्लो में प्रोडक्ट लिख दिया, तो इसको वेरीफाई करते हैं एक बार. सो आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 ऐसे लिया. एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, 1 से लेके 3 ना लेके 1 से लेके 2 ले लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा बन जाएगा. तो 2 में दिक्कत हो सकती है, यस दिक्कत हो सकती है, तो 3 ही ले लेते हैं. तो असलियत में इसका आंसर क्या है, असलियत में इसका आंसर है, पहले एफ आर की जगह 1 आएगा. सो दैट इज़ एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आर की जगह 2 आएगा, यानी कि एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2, फिर मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह 3 आएगा, एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ 3. अच्छा, अगर ऐसे एक्सपेंड हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव में, तब तो ये कुछ ऐसा होता कि इस प्रोडक्ट ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 एफ ऑफ आर प्लस प्रोडक्ट ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 जी ऑफ आर. तो इस चीज़ को अपन कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को लिखते हैं एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3. तो दिस इज एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 प्लस यहाँ पे जी ऑफ 1 जी ऑफ 2 जी ऑफ 3. तो क्लियरली ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, तो हो गया वेरीफाई. ठीक है. तो ये हो गई अपनी पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी अगर ऐसे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n और कुछ कांस्टेंट है यहाँ पर. तो अब इस कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, आर इज इक्वल्स टू 1 पे k आएगा, आर इज इक्वल्स टू 2 पे k आएगा, आर इज इक्वल्स टू 3 पे k आएगा, ऐसे चलते चलते आर इज इक्वल्स टू n पे k आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ कितने k हैं, n केज हैं. ठीक है, इसका मतलब कितना होगा, ये k की पावर है. तो ये चीज़ याद रखनी है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स. ये हो गया अपना
दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीसरी प्रॉपर्टी एक्चुअली दूसरे का ही एक्सटेंशन है। आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन लिखा हुआ है, सम कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ आर लिखा हुआ है। तो अगर इसको बाहर लेना है हमें, तो k को एज इट इज़ बाहर नहीं ले सकते, k टू द पावर n बाहर लेना पड़ेगा, फिर ये बाहर आएगा। तो समेशन और इसमें ये अंतर है, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n एफ ऑफ आर। और n क्यों बाहर लिया है, क्योंकि n टर्म्स है ना, 0 से लेके n तक हो जाता तो फिर n+1 ले दे। तो ये चीज़ याद रखनी है अपन को, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। अब आ जाते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो इसमें बस तुम्हें गौर से सुनते जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पहले से आती हैं। बस जिन पॉइंट पे मैं फोकस करने के लिए कहूँ, उस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में AP बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये उस फॉर्म का सीरीज है, इसमें नेक्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ती जाती है। देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है। सो द सीक्वेंस in which difference of any two consecutive terms and directional, of course, है ना, consecutive term which is directional is constant is called arithmetic progression. तो जैसे 2 4 2, क्या ये AP है? तो हम कहेंगे ना। तो कोई बच्चा बोलेगा कि यार इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी डिफरेंस 2 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है। तो डायरेक्शनल सेंस होना चाहिए कि मतलब दिस माइनस दिस करना है तुम्हें, है ना। ऐसा नहीं कि दिस माइनस दिस कर दिया और इधर 4 - 2 कर, ऐसा नहीं। तो 2 - 4 - 2 किया तो 2 आया, यहाँ पे 2 - 4 किया तो -2 आया। तो देखो ये बराबर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट एन AP, ठीक है। तो डायरेक्शनल का इंपॉर्टेंस है, एक डायरेक्शन में ही तुम्हें डिफरेंस लेना है दो टर्म्स के बीच में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, a general AP, a general arithmetic progression can be given as a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है, d का। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना है, d का। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस d का है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द कांस्टेंट डिफरेंस is called common difference, is called common difference d, ठीक है। सो tn-1, अगर हम किसी भी एक nth टर्म में से उससे एक पहली वाली टर्म घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस, जो कि कांस्टेंट होगा। तो हम जनरल ऐसे लिख सकते हैं किसी भी AP के लिए, है ना। अगर तो उसका उल्टा पकड़ के लिख दिया कि पहले वाली टर्म से अगली वाली टर्म घटा दी, तो फिर क्या होगा, माइनस दिया जाएगा, है ना। ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये जस्ट माइनस मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइड। फिर फोर्थ टर्म, सो फॉर AP a प्लस 2d, नहीं, a प्लस d तो आया नहीं इसमें। सो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये पहली टर्म है, दिस इज T1। ये दूसरी टर्म है, दिस इज T2। दिस इज तीसरी टर्म, T3। दिस इज चौथी टर्म, T4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म is A, common difference is D, and nth term is represented in form of A and D and is given by A plus n minus 1 into D,
यही हमारा nth टर्म है, Tn बोल देते हैं जैसे। ठीक है, और शब्दों में अगर कोई पूछे कि क्या मतलब है इस चीज़ का, तो इन वर्ड्स वी हैव टू राइट nth टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि हो सकता है ए को पी बोल दे वो किसी क्वेश्चन में, डी को एफ बोल दे, तो स्ट्रक्चर याद होना इंपॉर्टेंट है। शब्दों का मोल नहीं है, जज्बातों का मोल है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे। सो लिखो एग्जांपल 1, फॉर एन एपी दैट इज़ 4, 7, 10, ऐसे ये एपी है। फाइंड 11th टर्म। सो सिंपल, T11 क्या होगा? T11 होगा फर्स्ट टर्म प्लस 10D। So T11 is equals to first term, that is 4 plus 10D. So 10 into common difference कितना है दिख रहा है यहाँ पे, 3 का कॉमन डिफरेंस है। सो ये तो आंसर आ गया 34। तो ये बच्चे जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर अगली, फाइंड 19th टर्म ऑफ एन AP है -8, -14, -20 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो दिख गई हमें, आइडेंटिफिकेशन कर लिया फर्स्ट टर्म का। कॉमन डिफरेंस का आइडेंटिफिकेशन और कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? -14 -8, -14 माइनस ऑफ -8 दैट इज़ -14 प्लस 8 यानी कि -6। सो कॉमन डिफरेंस इज -6। तो 19 टर्म कैसे लिखेंगे? A19 बोल लो या T19 बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T19 इज A प्लस 18D। So what is A? A is -8 plus 18, D is -6। So ये हुआ अपने पास -8 plus 18 into 6, 6 8 जा 20, नहीं 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 7 8 9 10, so -108। So this is nothing but -116। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे एक AP दी हुई है 29 27, दिस इज एन AP। ठीक है, सो फॉर दिस AP find the first negative term, पहली नेगेटिव टर्म हमें बतानी है इसमें। तो सबसे पहले तो सोचो कि नेगेटिव कैसे आ जाएगा। सो बिल्कुल आ जाएगा। देखो, पहली टर्म में 29, दूसरी टर्म में 27, अगली टर्म बनेगी 25, ऐसे कम होते होते कभी तो ये पहुँचेगी। ये सब पॉजिटिव टर्म है और अचानक से एक टर्म हमें नेगेटिव मिल जाएगी। तो कैसे निकालें इसको? तो वो तो पता नहीं अपन को कि वो कौन सी टर्म आएगी। तो हम एक काम करते हैं, ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं nth टर्म को। सो लेट्स से Tn is equals to A plus n minus 1 into D. So what's A? A is 29 and n minus 1 is -2. Sorry, D is -2, n minus 1 into -2। तो ये आया हमारे पास 29 माइनस प्लस 2 माइनस 2n, so that is 31 minus 2n। दिस इज़ द nth टर्म। क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा है कि ज़ीरो के करीब ही होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो Tn को अपन ज़ीरो कर देते हैं। लेट Tn इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो वहाँ से n की वैल्यू आएगी। सो 31 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आई यहाँ से? n की वैल्यू आई 31/2। 31/2 होता है 15.5। अब n की वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n तो सेगा नंबर है, 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू हो सकती है उसकी, है ना। इनफैक्ट नेचुरल नंबर में वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये तो 15.5 आ गया। इसका मतलब 15th टर्म तो इसकी पॉजिटिव होगी, है ना। 15th टर्म, 15.5 वाली टर्म ज़ीरो बता रहे थियोरिटिकली वो, यानी कि 15 टर्म इज़ पॉजिटिव और 16 टर्म नेगेटिव हो जाएगी।
ये पकड़ में आ रही है बात? एवरीवन, आर यू वॉचिंग क्लोजली? हाँ सर। अक्षत, निखिल, नवेंद्र। हाँ सर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से कि भाई 16 टर्म विल बी द नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो अपनी जो भी हमने तिया पाँचा किया उसके मुताबिक हमें मिला कि 16 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब हमें T16 ही निकालना है। तो T16 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। So what is A is 29 plus n minus 1 यानी कि 15, D is minus 2, so 29 minus 30 that is minus 1। तो पहली नेगेटिव टर्म होगी -1, ये आ गया यहाँ से। So -1 is the value of the first negative term। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन तो हो गए 3 अपने। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू AP is sum of first n terms of AP। इसका फॉर्मूला तुम्हें रटा हुआ है तो लिखते जाओ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, तो Sn को हम कैसे लिख रहे हैं? Sn को लिख रहे हैं A प्लस n माइनस वन इंटू डी। नहीं 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 नहीं, पहली टर्म A, दूसरी टर्म A प्लस डी, तीसरी टर्म A प्लस 2D, ऐसे चलते चलते आखिरी टर्म A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आखिरी टर्म हो गई। ठीक है, ठीक है, अब एक काम किया हमने, इस को पलट के इस ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, मतलब कि पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ऐसे चलते चलते लिख दिया। सो फर्स्ट टर्म विल बी A प्लस n माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म विल बी A प्लस n माइनस टू इंटू डी, सेकेंड लास्ट टर्म विल बी A प्लस डी, लास्ट टर्म विल बी A। अब इन दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ा तो ये क्या है अपने पास 2 इंटू एस एन। तो देखना पहली टर्म बनेगी S प्लस A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये बनेगी 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म होगी A प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, सो A प्लस A विल बिकम 2A एंड n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, तो ये n माइनस वन इंटू डी बनेगा। तो गौर से देखने पे ये टर्म भी वही बन गई, ये टर्म भी वही बन गई, और ऐसी सारी टर्म्स वही की वही बन जाएंगी, है ना। तो ये कितनी टर्म्स है? टोटल n टर्म्स है, तो n टाइम्स। तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कम ऑन, तो ये बनेगा हमारा 2Sn इज इक्वल्स टू n इंटू दिस थिंग 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 2 को इधर ले आएंगे, सो Sn विल बी फाइनली n बाई टू इंटू 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा सम टू द n टर्म्स का फॉर्मूला होता है AP के लिए। ठीक है, इसको विभिन्न तरीके से याद रख सकते हैं अपन। एक और तरीका है याद रखने का, Sn कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज n बाई टू, A को तोड़ के A प्लस ए लिख लिया, 2A को तोड़ के A प्लस ए लिख लिया, सो A प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो व्हाट्स दिस? दिस इज द फर्स्ट टर्म, एंड व्हाट्स दिस? दिस इज द nth टर्म या लास्ट टर्म बोल सकते हैं। सो दिस इज n बाई टू फर्स्ट टर्म T1 प्लस nth टर्म Tn। शब्दों में कैसे याद रख सकते हैं इसको? What is this n? This is number of terms. This is first term and this is last term and this is 2. So शब्दों में लिख सकते हैं इसको number of terms divided by 2 multiplied by first term plus last term। तो 10th में अपन ने इतना सब कुछ पढ़ चुके थे, है ना। तो आज पूरी 10th रिवाइज कर ली। एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
So write down the question. Find sum of first 20 terms of the AP which is given by 31, 27 and so on. बस फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे. क्या फॉर्मूला होता है? सम टू द 20 टर्म्स इज 20/2 A प्लस 19D. ठीक है, तो बस रख दो यहाँ पे. 20/2 is 10. A is the first term, that is 31. So 31 plus 19 into D. Common difference is clearly 27 minus 31 is -4. So 19 into -4. Solve किया तो ये आया अपने पास 10 into 31 minus 4 9 है 36. 4 1 4, तो ये हुआ 76. तो ये हुआ 10 6 minus 5 45. तो ये आया अपने पास माइनस, कुछ तो गड़बड़ है. फर्स्ट 20 टर्म्स लिखा है ना यहाँ पे. 20 टर्म्स इज, अच्छा ये गड़बड़ कर दी यहाँ पे 2A आता है. सो 2A विल बी 62. यहाँ पे 62. तो ये -45 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -6 में 4 7 -14. सो दिस विल बी -140. ठीक है, तो सम टू द फर्स्ट 20 टर्म्स नेगेटिव आ रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पहुँचते पहुँचते कुछ टर्म्स फिर नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसलिए इनका सम नेगेटिव आ रहा है. तो फॉर्मूला हमें सही वैल्यू दे रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच सेज फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द AP 40 37. अरे ये क्या हो गया? हाँ, मिट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं. तो कुल मिला के ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द AP, और वो AP ये लिखी हुई है 40 37 34 एंड सो ऑन. तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल सम अपन को बताना है. अब इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. सबसे पहले तो मैक्सिमम पॉसिबल सम कब होगा? मतलब देखो, ये एक डिक्रीजिंग AP है, तो पहुँचते पहुँचते कहीं कोई टर्म नेगेटिव भी शुरू हो जाएगी. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे सारी टर्म्स पॉजिटिव चल रही हैं, लेकिन चलते चलते एक टर्म अचानक से नेगेटिव शुरू हो जाएंगी फिर. तो अगर यहाँ तक जो सम है उसमें आगे के सम जोड़े नेगेटिव वाले, तो फिर तो सम घटने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म से आगे. तो इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म से पहले पहले सम तो बढ़ रहा है, तो मतलब वही मैक्सिमम होगा. दिस विल बी द मैक्सिमम सम. क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम सम कब होगा? ये मैक्सिमम सम हाँ तब सर. होगा जब तक कि टर्म्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि टर्म्स नेगेटिव होना शुरू हो गई तब तो फिर घटने लग जाएगा सम. पॉजिटिव ही तो जुड़ेगा आपस में, नेगेटिव होगा तो फिर तो घटने लग जाएगा. सो व्हाट इज मैक्सिमम सम will occur till summation goes to the last positive term. तो लास्ट पॉजिटिव टर्म या फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए वही अपन को वो करना पड़ेगा, तरीका आजमाना पड़ेगा. सो Tn इज A प्लस n-1 इंटू D. सो A क्या है? A है 40 प्लस n क्या है? n है पता नहीं, -1 इंटू D. D इज -4. सो D इज -4. सो इसको लिखा 40 प्लस 4 माइनस 4n, तो यह है अपने पास 44 माइनस 4n. ठीक है, अब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं तो अपन को आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सी है. तो यहाँ पे n की वैल्यू सेगी आ गई.
यानी कि 11th टर्म यहाँ पे 0 हो रही है। इसका मतलब पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं और 11वीं यहाँ पे 0 हो रही है। उसके बाद फिर नेगेटिव शुरू हो जाएगी, प्लस 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 सब पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे फिर नेगेटिव टर्म शुरू हो गई। तो यहाँ तक समेशन निकाल लो, वही मैक्सिमम सम आएगा। अच्छा, यहाँ तक भी निकाल लिया तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस 0 करेंगे इसमें तो वही आंसर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो S10 और S11 इज द S मैक्स। तो बस हमें S11 या S10 निकालना है, दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी, यह बात श्योर है। तो मज़े के लिए हम दोनों निकाल लेते हैं, वैसे एग्ज़ाम में तो कोई एक ही निकालेंगे। सो S10 विल बी 10 by 2, 2a. 2a is 80 plus n minus 1 that is 9 into d that is 4. तो यह है अपने पास 5 into 80 minus 36. 80 minus 36 यानी कि 80 minus 36 is 44. So 5 into 44. तो सॉल्व किया, कुछ तो गड़बड़ की है, एक बार चेक करने दो। फर्स्ट टर्म 40 है, ओ माय गॉड, सबसे बड़ी गड़बड़। कॉमन डिफरेंस -4 नहीं -3 है, सब गड़बड़, पूरा कैलकुलेशन बर्बाद। नज़र हटी दुर्घटना घटी। वही सोच रहा था सर, मेरा आंसर अलग आ रहा है। हाँ, तो ये होगा अपने पास, फिर से अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। काटो इससे, गलत है ये, गलत गलत। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 40 minus 3, n = 40 सर। 43 minus 3n, इसको 0 करना है। तो यहाँ से n आया 43/3, तो कितना आया ये, अब ये फ्रैक्शन में आया 14 पॉइंट समथिंग है ना, 14.33 आ रहा है, 33 आ रहा 14.3। था। इसका तो मतलब 14 हाँ, क्या बोलो निखिल। तो तुम यही बोलना चाह रहे हो शायद, 14 टर्म होगी लास्ट पॉजिटिव टर्म और 15 टर्म होगी यस सर, फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव टर्म। टर्म। तो मतलब कुल मिला के हमारा जो आंसर है वो S14 है। अब 0 तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ये सब गड़बड़, ये सब गलत, काट दो इसको। So S max will be S14. So X max will be S14 and it will be 14/2. 2 into A is 40 plus n minus 1 that is 13 into D is -3. अब आ गया भाई सही आंसर। तो ये हुआ 7. 2 into 14 is 80 minus 13, 3 is 39 minus 39। तो ये हुआ अपने पास 7 into 41। तो सॉल्व किया, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो 287 आंसर आ गया। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें कुछ आइडेंटिफाई हो जाए कि मैंने गलत चीज़ उठा ली है, तुरंत बोल दिया करो, नहीं तो फिर आखिरी में जाके पता चलता है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुछ AP से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज, इफ सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP of an is Q and sum of first Q terms of AP of the same AP is P, then find, then ये same AP of the AP लिख लो, then find the summation of first P plus Q terms, and P is not here. तो आई गेस ये 10th में तुम्हारा सवाल, 10th के एग्जाम्पलर में था या NCERT में था,
सो नो प्रॉब्लम। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत आसानी से देखते हैं इसको अपन, कि फर्स्ट पी टर्म्स का सम क्यू है, दैट इज एस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू एस ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्यू, एस ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्यू, दिस इज आवर इन्फॉर्मेशन वन. And second information, sum of first q terms is p, so that is s of q is equals to p. ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, p बाई टू इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू q. और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा q बाई टू इंटू टू ए प्लस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू p, ये मिलेगा. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए p प्लस क्यू टर्म्स का सम. वी नीड s ऑफ p, तो वो क्या होगा, वो होगा p प्लस क्यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ए प्लस p प्लस क्यू प्लस वन इंटू डी, ये होगा. ठीक है, अब p प्लस क्यू कहीं से जनरेट किया जा सकता है क्या, तो हमने सोचा चलो कहीं से जनरेट करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास दो ही इक्वेशन है, एक तो ये और एक ये. अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा थॉट आ रहा है कि दोनों को ऐड कर देते हैं, तो देखना ऐड करोगे तो उसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी, कि जब तुम ऐड करोगे तो इस साइड तो p प्लस क्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस साइड जो है यहाँ पे p प्लस क्यू कैसे जनरेट होगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते. 2a कॉमन लोगे अगर तो उसमें p प्लस क्यू आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली d कॉमन लोगे तो p प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा, लेकिन हमें तो ये अकेला चाहिए. तो हम एक काम करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं. तो कंसीडर 1 माइनस टू. सो 1 में से 2 को माइनस किया तो देखना इस तरफ राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा q माइनस पी. ठीक है, q माइनस पी. और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2a कॉमन आ जाएगा एक टर्म में से, तो 2a कॉमन आ गया. बचेगा क्या साथ में, साथ में बचेगा p बाई टू इधर, और इधर बचेगा q बाई टू. सो दिस विल बी p बाई टू माइनस q बाई टू. ठीक है, प्लस d भी कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा, देखना p माइनस वन इंटू पी बाई टू. तो p माइनस वन इंटू पी बाई टू माइनस यहाँ से बचेगा q माइनस वन इंटू क्यू बाई टू, क्यू माइनस वन इंटू क्यू बाई टू. ठीक है, तो ये हो गया अपने पास q माइनस पी. अब अगर हम p माइनस क्यू कॉमन लेना चाहें तो लेने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो रीअरेंज करने की कोशिश की, यहाँ से 2 से 2 निपटा दो तो ये बचेगा a इंटू पी माइनस क्यू, प्लस 2 बाहर ले लो तो ये बचा d बाई टू. इधर से सॉल्व किया तो p इंटू पी इज़ पी स्क्वायर माइनस p माइनस q इंटू क्यू इज़ क्यू स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस दैट इज़ q इज इक्वल्स टू q माइनस p. नेक्स्ट स्टेप में ये तो वही हो गया a इंटू पी माइनस क्यू, और ये हो गया d बाई टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का जोड़ा बना दो. सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और माइनस इधर भी p माइनस क्यू का जोड़ा बना दो. तो p माइनस क्यू ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस q है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से p माइनस क्यू इधर से भी कॉमन आ गया, इधर से भी कॉमन आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा, और सब उसी फॉर्म में बन जाएगा. सो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी बाई टू, ब्रैकेट के अंदर ये क्या है, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू. सो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, इसको p माइनस क्यू बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस पी माइनस क्यू. इन द नेक्स्ट स्टेप टेक p माइनस क्यू कॉमन. सो p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना a, और यहाँ से क्या बना, यहाँ से p माइनस क्यू बाहर आया, यहाँ से भी p माइनस क्यू बाहर आया. सो d बाई टू, और यहाँ से बना p प्लस क्यू माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p माइनस क्यू. अब उठा के हमने p माइनस क्यू
p माइनस क्यू उड़ा दिया। सो इधर -1 बच गया राइट हैंड साइड, और इधर बचा a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू -1। अच्छा n-1 आता है d के साथ, तो वो आ रहा है, एक एडिशनली 1/2 भी आ रहा है। तो इसको हिसाब लगाने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल अपॉन का जो 2 बचा उसको राइट हैंड साइड भेज दिया, तो इधर पे -1 की जगह -2 हो गया। ठीक है, तो 2a आना चाहिए, तो वो भी आ गया। अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स भी आनी चाहिए, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स p प्लस क्यू है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने p प्लस क्यू के साथ, तो ये हो गया अपने पास p प्लस क्यू। और अपॉन में 2 भी आता है, तो अपॉन 2 भी कर दिया, तो 2 से 2 ये कट गया। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये पूरी, ये क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है नंबर ऑफ़ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू d। सो दिस इज़ नथिंग बट सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ p प्लस क्यू। तो क्या आंसर आ गया अपना फाइनली, दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो आप पाए आखिरी तक। सो एक बार इसको थॉट दो और अच्छे से नोट करते हुए गो थ्रू इट, शुरू से लेके आखिरी तक एब्जॉर्ब करो। सो राइट डाउन होमवर्क, ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर जो 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस, उसकी एक्सरसाइज में तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि सिंगल करेक्ट, 1 से लेके 30 तक, और इसमें समय लगना चाहिए 1.5 से लेके 2 घंटा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। निखिल, तुमने कल टेस्ट दिया था? नहीं सर, अच्छा आज उसी को दूंगा सर, आज इस टेस्ट को। ठीक है, तो तुम टेस्ट को ये प्रैक्टिस करके कुछ क्वेश्चन फिर टेस्ट दो, तो ज़्यादा तुम्हारा स्कोर आएगा। सर ये या फिर दूसरी बुक्स में क्वेश्चंस? क्या क्या, फिर से बोलो। सर ये जो क्वेश्चन आपने दिए 1 to 30, हाँ, वो अपनी एनसीईआरटी में या फिर दूसरी बुक्स एनसीईआरटी में? में नहीं, दूसरी बुक में, ये सिंगेज की बुक है। मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँ। अक्षर, तुम फ़ोटो भेज पाओगे क्या इस निखिल को? हाँ सर, भेज दूंगा। ठीक है, फ़ोटो भेज देना। नवीन को भी भेजनी हाँ पड़ेगी सर। तुम्हें फ़ोटो। हाँ, मैं नवीन को भेज तुम तो दूंगा। ग्रुप पे डाल देना, है ना, ये नवीन, ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, सब ठीक है। देख लेंगे। ठीक है, चलो, हाँ सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।